ओके जी, ये ऐप आप लोगों को दी थी जी, जिसमें जो है वो हमारे पास फ्लैग क्विज के टाइटल से क्वेश्चंस 1 आउट ऑफ 5, और ये यहाँ से डाटा में से ये क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे नेविगेट हो रहे हैं। तो 5 क्वेश्चंस हैं। सो हर क्वेश्चन का आईडी, इमेज, स्टेटमेंट, ऑप्शंस और आंसर। हर यूज़र ने जो आंसर लिया है वो नहीं इसमें लिखा हुआ कि हर यूज़र ने क्या आंसर लिया है। ठीक है जी। सो हर यूज़र जो आंसर लेगा वो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है अगर आप हिस्ट्री देना चाहते हैं कि मैंने पहली दफ़ा क्विज़ अटैम्प्ट किया, टेस्ट दिया, तो मैंने उस वक्त क्या क्या ऑप्शंस दी, जब क्विज़ ख़त्म हुआ तो मैं हिस्ट्री पूरी देखना चाहता हूँ कि मैंने पहले में क्या ऑप्शन ली थी, वो करेक्ट थी, इनकरेक्ट थी। एक तो ना साथ साथ ही बताते गए। एंड में आम तौर पर जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं एंड में वो ऑप्शन देते हैं कि आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो है वो इसमें देखें जो फीचर्स एक दो नई शायद ऐड की हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर है, इमेज, फ्लैग से ही पर्सपेक्टिव में अगर आप करेक्ट लेते हैं तो ये नीचे एक प्रोग्रेस बार लगा दिया है, ये जो लोडर है, ठीक है जी, बूटस्ट्रैप का। अगर 5 हैं और एक अटैम्प्ट कर लिया है तो इसका मतलब 20% हो गया। ठीक है जी। ये फ्लैग है इंडिया का, अगर हम इसको गलत मार्क करें तो उसी तरह से है, ये आगे प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी, उससे पता चलता जाएगा कि वो जो है वो कितने मार्क अटैम्प्ट कर चुका है। ठीक है जी। एंड फाइनली ये अब फाइनल जो स्कोर बोर्ड है, 2 बटन है इस पे, एक खैर पहले था ट्राई अगेन वाला। अगर वो डिटेल देखना चाहे, हिस्ट्री देखना चाहे, तो ये एक न्यू बटन ऐड किया है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हिस्ट्री आ रही है कि इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन था उसमें पाकिस्तान था और ये ऑप्शंस थी, आंसर ये था, आपने ये ऑप्शन ली। ठीक है जी। सो इस तरह से सिलेक्टेड ऑप्शन ये है एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो हिस्ट्री भी मेंटेन्ड है। और अगर आपने इसको डाउनलोड करना है, इस हिस्ट्री को अगर आप डाउनलोड करके अपने पास सेव रखना चाहते हैं बाद में प्रैक्टिस के लिए, रिकॉर्ड के लिए, तो डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये एक्सेल की फ़ाइल में यहाँ पे डाउनलोड हो गया सारा रिज़ल्ट। आप इसे ओपन करके जो है वो देख सकते हैं जी, ये आपके पास ऑप्शंस थी जो कि आपने इसमें सारी ली। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन था, ये ऑप्शंस हैं, ये प्रीवियस वर्जन है यार, मैंने नाउ ऑप्शन सारी कॉमा सेपरेटेड हैं। अगर ये तो क्विज़ के लिहाज से ना, अगर जर्नल क्विज़ होगा स्टेटमेंट में ऑप्शंस लेंथी भी होती हैं, बाद का पूरे पूरे सेंटेंसेस होते हैं, तो ये एक ही कॉलम में सारे सिमट जाएं, इसकी बजाय अलग अलग ऑप्शन 1 2 3, और वो भी डायनेमिक होंगे जितने स्टूडेंट्स कहेंगे। तो इस हवाले से ये जो है हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो आप लोगों ने बनानी है। ट्राई अगेन करें, फिर आप यहाँ से आ जाएं जी, ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये है, this one and this one, and you can see details, you can download it। तो जब भी आप प्ले करते हैं तो आप उसको अपने पास सेव कर सकते हैं। इसमें PDF डाउनलोड की भी लगा दो, ये फ़िलहाल CSV फाइल है, आप वो भी लगा दो, ये सेकंड आपकी अटैम्प्ट है। ओके, तो ये कुछ जो है CSV में डेटा डाउनलोड करना काफ़ी कॉमन ऑप्शन है। CSV में एक सेकंड दीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, मैं ले लूँ इसको जी। अच्छा, इसमें कुछ पूछना है जी आप लोगों ने? सर इसको थोड़ा सा इसका फ्लो, अच्छा, ओके। फ्लो के लिहाज से याद रखें, हमेशा आपने ना फ्लो यहाँ से देखना है और इसी फ्लो से ही इसको समझना है। जो रिएक्ट JS में कंपोनेंट्स मैंने बताया था, थिंकिंग इन रिएक्ट वाला टॉपिक, कि पहला स्टेप क्या है हमेशा। तो एक मैंने अलहदा से अब प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें हम जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं जी। एक दो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी रीआइटरेट कर लेते हैं ज़रा। ठीक है जी। बाकी अगर आप इसे करते हैं तो आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। वालेकुम। ये 2-3 चेंजेस करवाई हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। लर्निंग के हवाले से
CSV में डाटा डाउनलोड करना, ये हमारा, क्योंकि यहाँ भी हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम होती है वो कहते हैं नहीं वो टेक्निकल बंदे हैं, एडमिन शेडमिन, नहीं वो एक फ़ाइल में डाउनलोड हो जाए हमारी सारी डेटाबेस का बैकअप और उनसे हम शेयर कर दें, ईमेल कर दें, अपने नॉन टेक्निकल जो टीम है SEO की है, डिजिटल मार्केटिंग, उससे शेयर कर दें। तो उसको देखते हुए ये फ़ीचर हमने ऐड किए। आगे भी इसी तरह से हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी फीचर्स ऐड की हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जब आप काम करेंगे तो आप लोगों के काम आएंगे, आप उसे और एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो कोड लिखा है उसको डाटा देना है, वो चाहे MongoDB से आए, चाहे वो लोकल हार्ड कोडेड हो, उसने CSV डाउनलोडेबल लिंक कैसे बनाना है, ये फाइल कैसे डाउनलोड होगी, टाइमर है, लोडर है, और कंपोनेंट्स में जो हिस्ट्री कैसे शो करें कोई इसकी कि इस बंदे ने ये अटैम्प्ट्स किए हैं और हिस्ट्री सेव भी हो जाए, और हर अटैम्प्ट की अपनी हिस्ट्री है। जबकि डाटा आपको मैंने दिखाया है कि इसमें एक ही हमने लिया जो ये एक दो क्वेश्चन जो है जो इसमें इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, तो ये है कि अगर आपके पास कोई कंपोनेंट, सबसे पहला टास्क क्या है, सबसे पहला टास्क क्या है जी किसी भी प्रोजेक्ट में, आपका जो टास्क है वो है कंपोनेंट्स को जो है वो आप डिसाइड करें कि आप किस तरह डिवाइड करेंगे अपनी लॉजिक डिफरेंट फाइल्स में और कंपोनेंट्स में, और उस हवाले से जब कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो किस कंपोनेंट को कौन कौन सी प्रॉप भेजेंगे, स्टेट अगर लेनी है तो वो किस कंपोनेंट में लेंगे, अगर वो स्टेट किसी और कंपोनेंट के साथ शेयर करनी है तो वो कैसे शेयर होगी। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो इस लिहाज से एक छोटा सा प्रोजेक्ट पहले बनाते हैं सिंपल, उसमें अंडरस्टैंड करते हैं, फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ ताकि सिंपल सेटिंग में आप उसको समझें और फिर आगे अप्लाई कर सकें। इसी तरह के 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है जी। जो इस कोर्स के लिए मैंने आप लोगों के बैच के लिए हमने फाइनल किए हैं, 4 आलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं। तो 5वां आखिरी ई-कॉमर्स की ऐप है, एक ब्लॉगिंग की ऐप है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, और आपके साथ पास इसी तरह से एक आधा और है जो कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक, जो बड़ा टॉपिक है उस पे फोकस्ड है, और उसमें फीचर्स भी इसी तरह से जो ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ होती हैं वो हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे जो थिंकिंग इन डायरेक्ट वाला टॉपिक है ना, उसमें जो है वो यहाँ पे आपको बताता है कि आप सबसे पहला स्टेप करें कि अपनी जो UI उसको कंपोनेंट हायरार्की में ब्रेक, जब कंपोनेंट्स में आप ब्रेक कर लेंगे तो एक वक्त में कंपोनेंट आपको क्या फ़ायदा देता है, कंपोनेंट है क्या, जिस तरह हमने डिस्कस किया था, कंपोनेंट गिव्स यू पावर टू रीयूज़, ठीक है जी। आप स्प्लिट कर लेते हैं अपनी लॉजिक को, UI जो आपने डिज़ाइन करना है इंडिपेंडेंट रीयूजेबल पीसेस, ठीक है, और थिंक अबाउट ईच पीस इन आइसोलेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम टाइम रीयूजेबिलिटी नहीं भी बन रही, लेकिन यू थिंक अबाउट ईच पीस इन आइसोलेशन कि आप एक वक्त में, यानी ये ज़्यादा पॉइंट है ऑर्गेनाइज करने के लिहाज से, यानी बेशक रीयूज़ नहीं भी करना, ऑर्गेनाइज करना कि एक वक्त में मैं एक ही चीज़ को बनाता हूँ, पहले उस पर मैं फोकस रखता हूँ, फिर दूसरे में कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। यानी ये ऐसी है जैसे आप कोई आप समझे एक फैक्ट्री है, उस पर जिस तरह से कोई प्रोडक्ट बनती है कि आपने अलग अलग पार्ट्स बना लिए, उनको असेंबल करके पूरी प्रोडक्ट बना रहे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन प्रोडक्ट, तो वो पार्ट्स, वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में भी रीयूज़ हो सकता है, या एटलीस्ट एक वक्त में आप एक ही चीज़ पे फोकस्ड हैं और उसको बेहतर तरीके से करें, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। तो इस हवाले से जो है वो हम ज़रा इसमें जो 2-4 पॉइंट्स यूज़ होने हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ से बूटस्ट्रैप की साइड पे आते हैं, और अच्छा आप क्वेश्चंस आप लोग पूछते जाएं जी जो आप लोगों के ज़हन में आए। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं फ्रैगमेंट टैग में ले लेता हूँ। सबसे पहले कंपोनेंट की बात है तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ, एक सिंपल कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है, वो भी एक फंक्शन ही है, माई कंपोनेंट। अब कंपोनेंट जब आप बना रहे हैं तो चाहे आप एरो फंक्शन से बना लें या आप जो है वो उसको जो है वो इस तरह डिक्लेयर कर लें,
सो हेयर आई हैव अ कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को जो भी यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें H1 में हम लिख लेते हैं, पहले कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। आल्दो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसको और डिटेल से करें, फिर उस कंपोनेंट पे आते हैं। अगर आपके पास ये कंपोनेंट है जिसमें यहाँ पे आप कुछ H3 में लिख लेते हैं, इसी का नाम माई कंपोनेंट, राइट। अब इस कंपोनेंट को अगर इसके नीचे रेंडर करना है तो लेस देन माई कंपोनेंट लिखेंगे। इस कंपोनेंट को कोई प्रॉप नहीं पास की गई, इसने भी कोई स्टेट नहीं, सॉर्ट ऑफ हेलो वर्ल्ड मैसेज है कि जो मेन ऐप है ये भी एक मैसेज प्रिंट कर रही है, उसके नीचे जो मैसेज है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें कोई जो है वो डाटा उस तरह से नहीं है। सो इसको भी हम जो है वो रन कर लेते हैं। ठीक है जी, लोकल होस्ट में ये 3000 पे चला, 3001। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे ये बताएं, ये जो कंपोनेंट है इसको प्रॉप्स कोई भी डाटा अगर पास करना है, जब आपने लॉजिक, पहली बात ही देखें, सबसे पहला चैलेंज क्या आएगा जब आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो नए इश्यूज आपको फेस करना होंगे। सबसे पहला इशू क्या होगा कि आपको कंपोनेंट्स के दरमियान जो डाटा शेयर करना है वो कैसे करना है। कि मैंने जो है वो शेयरिंग की एग्जांपल देख लेते हैं। शेयरिंग से क्या मुराद है, फिलहाल हम इस सिंपल एग्जांपल में देख लेते हैं। ये ओके, ये हमारे पास जिस तरह ऑलरेडी ये कार्ड बना ही हुआ है, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ऐप में यहाँ पे इंडेक्स डॉट जैसे कौन सा रन हो रहा है, ऐप दिसंबर 12, दिस वन। ये एक इसी ऐप को कॉपी कर लेते हैं और यस, कॉपी किया, यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे आ जाए जी index.js में, यहाँ से रेंडर करें ऐप को, इसको ऐप मिल जाए। बाकी जो फाइलें हैं वो सर आप जी सर स्क्रीन दिखी है। स्क्रीन दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ। नेट भी कुछ इशू कर रहा है वैसे जी, आप बताइएगा विजिबल है जी? क्यों भाई? नो सर, इस ऐप को देख लेते हैं जी। इसमें ये हम एक हेलो मैसेज जो है ना हमने प्रिंट किया। अब मुझे ये बताएं, ये जो कंपोनेंट है, अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी वेरिएबल लेता हूँ x, सेट x, इसकी कोई भी वैल्यू ले लें, यूज स्टेट में लेट्स सपोज 10, ये वैल्यू इसको पास करनी हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शाबाश, जरा बताते हैं ना, पता भी चले, आप लोगों को प्रैक्टिस भी कीजिए। ये x जो है अगर इस माई कंपोनेंट को पास करना हो तो कैसे पास करेंगे? पढ़ा था ना, x इक्वल टू और ब्रैकेट में लिखेंगे सेट x। सेट कहाँ से आ गया भाई, क्या कर नहीं, रहे हैं? x जो है वो सिंपली आप इसको जो है वो एज अ पैरामीटर दे देंगे। तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए यू विल राइट प्रॉप्स, और जो यहाँ पे x इक्वल टू जो वैल्यू आई है, अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? प्रॉप्स डॉट
एक्स, यानी जो भी डेटा आप पास कर रहे हैं वो प्रॉप्स में आपको रिसीव होगा। ओके, सो ये आपके पास आ गई वैल्यू। प्रॉप्स में आप जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये x है, ये y है, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स? क्यों भाई, यहाँ पे ऐसे में x को पास कर सकता हूँ? यस, क्योंकि वहां भी आपको जी वहां तो बाद में देखते हैं ना, जी कर पहले सकते यहाँ हैं। से ये x को एक्सपोज कर सकते हैं। जो डाटा आप राइट साइड पे लिखते हैं बेसिकली ये वेरिएबल है, लेकिन ये जो माई कंपोनेंट है वो इसको एज अ y, यानी वहां जो पैरामीटर रिसीव होगा वो उसका नाम y होगा जिसमें इस x की वैल्यू पड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर ऐसे ही रहने दें तो ये ऑब्वियसली अनडिफाइंड है, x अब इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो अनडिफाइंड को जब रेंडर करते हैं तो ब्लैंक स्क्रीन आती है, एरर नहीं आती, इट्स अ ब्लैंक स्क्रीन। सो हियर यू विल चेंज आल्सो एंड यू विल मेक इट सॉरी y, और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं जी क्या वैल्यू है। ओके, पहले तो नेम की जो कन्फ्यूजन है इसको जगाओ यार, क्या कर रहे हैं आप, नोट ना करें, ज़रा इधर इधर थोड़ा सा चेयर भी ऊपर कर लो, ये साइड पे है, बहुत ही नीचे गए, हाँ तो कुछ नज़र आया आपको। सो दैट फॉर गुड रीज़न आपको नेम जो है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि इस कंपोनेंट को क्या पास किया जा सकता है प्रॉप्स में। वी कैन पास अ नंबर, अ स्ट्रिंग, an array, an object, array of objects और even a function। इस x में अगर इंक्रीमेंट करना है ये जो x है तो इसके दो तरीके हम जरा गौर से देखें। एक तो तरीका ये है कि मैं यहीं पे एक बटन बना दूं, सॉरी HTML में एक बटन बना दूं जिसके ऑन क्लिक पे मैं जो है वो लॉजिक लिखूं और ये लॉजिक जो है वो क्या करेगी, सेट x और इस x में x+1 कर दे। इनलाइन फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है जी। तो इंक्रीमेंट का जो आपके पास लॉजिक है आपने यू क्लोज इट हेयर एंड हेयर यू राइट इट। अब देखें दो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो यह है कि जो इस कंपोनेंट का डेटा है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होना है उस असाइनमेंट में, और जितनी भी बड़ी असाइनमेंट्स हैं ये छोटी टॉय एग्जांपल में बात समझ आती है, फिर आप उसको स्केल डाउन करें और स्केल अप करें। और अगर आपका दिमाग इसको नहीं कर सकता तो फिर जो है वो आपको हर कोई पॉसिबल एग्जांपल नहीं बताए। इफ समवन इज टेलिंग यू अ टॉय एग्जांपल, योर ब्रेन शुड बी एबल टू स्केल अप इन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स। अक्सर इसे कहते हैं कि आपको सिर्फ चलना सिखाया जाता है, दौड़ना आपने खुद होता है। योर पेरेंट्स टेल यू कि आप चलना सीखें, दौड़ना क्या है, उसी चलने कोई तेज तेज कदम में आपने लाना है, कोई न्यू नहीं है। दौड़ना नहीं कोई सिखाता, आप बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, यानी सिंपल बेसिक जो है वो एक और जब चला रहे होते हैं उस वक्त आप सारी रुकावटें दूर कर देते हैं, यार पहले चलना तो सीखे, फिर आगे हर्डल्स भी होंगे वो उनको भी मैनेज कर लेगा। तो जो लर्निंग भी इसी तरह होती है। ज़्यादा बात समझ आए, जब इंसान एक चीज़ को ब्रेन में अच्छी तरह समझ आए ना फ्लो उसका, तो फिर वो उसको थोड़ी सी मुश्किल एनवायरनमेंट में भी अप्लाई कर सकता होता है। लेकिन अगर उसका सर पैर ही नहीं समझ आ रहा बेसिक में ही, तो फिर जो है नामुमकिन है। तो इसीलिए मैंने ये साइड पे इसको कर दिया अभी इस प्रोजेक्ट को, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँ। जो इसमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ हुई हैं मैं आपको बेसिक में बता के फिर इस पर वापस लाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाए जी, आपके पास x और सेट x आ गया। अब ये फिलहाल बाय कंपोनेंट में बस ये समझ लें इसकी वैल्यू पास की जा रही है। सो ये इनिशियल जो वैल्यू पास कर रहे हैं हम, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी प्रॉपर तरीके से हम स्टेट अपडेट कर रहे हैं तो ये कंपोनेंट री रेंडर होगा। ये कंपोनेंट क्या होगा, रेंडर का मतलब दोबारा से ये कॉल होगा और उसमें फिर वो देखेगा कि जब ये स्टेट अपडेट हुई है तो ये इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ रेफर हो रही है, वहाँ पे जहाँ पे प्रॉप्स हैं ये भी से पास होंगी और ये भी अपडेट होगा। तो ये हमेशा अपडेटेड वैल्यू शो करेगा। इनिशियली यही वैल्यू से मिल जाएगी, जब ये बटन पे क्लिक करेंगे स्टेट अपडेट होगी। जब स्टेट अपडेट होती है
तो कंपोनेंट री रेंडर होता है। जिस कंपोनेंट की प्रॉप्स में यूज़ किया गया वहाँ जाता है और ये कंपोनेंट भी री रेंडर होगा। जब पेरेंट री रेंडर होगा तो चाइल्ड भी री रेंडर होगा। और यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जो ऑनलाइन है उनके लिए भी आसानी हो। इस पे इंक्रीमेंट पे आप क्लिक कर रहे हैं तो ये वैल्यू दूसरे कंपोनेंट माय कंपोनेंट में से शो हो रही है, लेकिन ये वैल्यू ऐप कंपोनेंट में है। ठीक है, डाटा ऐप का है, ऐप ही उसे अपडेट कर रही है, लेकिन वो जहां जिस कंपोनेंट को आगे प्रॉप्स में पास किया है, जब ऐप में अपडेट होता है तो वहां भी अपडेट होता है। तो इसको अब जो ये बात करता है जी, पहले हायरार्की को समझें जी। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी, हायरार्की क्या है? हायरार्की हमारी इस वक्त क्या है मुझे बताएं। इस वक्त मेरे पास एक कंपोनेंट है ऐप का जो आगे माय कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है। ये जो इन लाइन लिख रहे हैं ये तो इसी के अंदर ही लॉजिक आ गई ना, दैट इज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो पेंट को ले लें, ऐप का इन्हीं अल्फाज ये थोड़े से लगते हैं, पता नहीं किस तरह से हैं। तो मेन जो कंपोनेंट है जहाँ से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा है? ऐप। तो अक्सर इसके लिए आप डायग्राम में यू यूज बॉक्सेस एंड राइट हियर वी हैव एन ऐप कंपोनेंट दैट इज बीइंग रेंडर्ड। अब ऐप के अंदर जो है हमने एक और कंपोनेंट लिया है जिसका नाम है माय कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट इसका चाइल्ड कंपोनेंट कहलाता है। और आपने हर असाइनमेंट किया मुझे इस तरह डायग्राम बना के सबमिट करनी है। ठीक है जी, इसके लिए कोई टूल भी देख लेंगे। कंपोनेंट ट्री इसे कह लें, कंपोनेंट हायरार्की कह लें, जो रिलेशनशिप बताता है। ठीक है जी, और यहाँ पे आ गया हमारे पास कौन सा कंपोनेंट जी? माय कंपोनेंट। तो राइट नाउ इस कंपोनेंट के अंदर एक डाटा आपने स्टेट में एक्स लिया हुआ है, जिसको इसको प्रॉप्स के थ्रू डेटा जो है वो पास किया गया। ठीक है जी, प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास आप कर रहे हैं। अब जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को, चाहे वो ऐप हो या कोई भी हो, यानी ये भी आगे कर डाटा को पास करता है प्रॉप्स में, तो जब ये ओरिजिनल स्टेट में चेंज आती है तो वो जहां जहां प्रॉप्स में पास किया गया वो कंपोनेंट भी री रेंडर होता है। ठीक है जी, वो कंपोनेंट भी री रेंडर होगा, क्योंकि उसको जो प्रॉप्स में पुरानी वैल्यू थी वो वरना अपडेट कैसे हो। तो ये सारा आपको जो फ्लो है वो ये स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये दे रहा है कि जब स्टेट अपडेट होगी तो वो कंपोनेंट इसके अंदर अगर कहीं शो हो रहा है वहां भी अपडेट होगा, जहां प्रॉप्स में पास किया गया है वो कंपोनेंट भी री रेंडर होगा, बिकॉज नाउ इट हैज अपडेटेड वैल्यू इन इट्स प्रॉप्स, दैट्स व्हाई इट अपडेट्स। पहला तो ये पॉइंट ज़हन में बैठा लें, ये हमारे सिंपलेस्ट सी हायरार्की है। दूसरी बात ये याद रखें कि अगर मैं यही बटन यहां से मैं कट कर दूं और मैं चाहूं कि इसमें मैंने डाटा जो है वो शो किया और माय कंपोनेंट इसको अपडेट करें, यानी एक डाटा जो मैंने डिक्लेयर किया है वो आगे मैंने जो है वो ऐप में वो माय कंपोनेंट को दे दे, और माय कंपोनेंट जो प्रॉप्स में आ रहा है उसको क्या करें? अपडेट करें। तो ये लॉजिक हम यहां पे लिख देते हैं कि हम उसके नीचे बटन बना देते हैं, और बटन क्या उसी तरह इंक्रीमेंट, लेकिन ये इंक्रीमेंट अपनी स्टेट में कोई नहीं है वैल्यू जिसको कर, जो प्रॉप्स में इसको पास हो रहा है, जो प्रॉप्स में आई वैल्यू, तो यहाँ पे फिर हम किस तरह से यहाँ पे अपडेट की लॉजिक लिखेंगे। हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं कि जो प्रॉप्स में x है उसमें props डॉट एक्स प्लस 1 कर दो। इक्वेशन तो सिंपल है कि आपने जो प्रॉप्स में, लेकिन यहां पे एक रेक्ट का रूल वायलेट होता है कि प्रॉप्स आर रीड ओनली। ये याद रखना, रेक्ट में क्या रूल है जी? प्रॉप्स आर, पहली तो बात है मैं स्टेट को प्रॉपर अपडेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट अपडेट भी करने लगूं तो मैं नहीं कर सकता। रीड ओनली को आप मुख्तलिफ तरीकों से याद रख सकते हैं। अक्सर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट में रैक समझता है
कि जिस कंपोनेंट ने अपनी स्टेट डिक्लेयर की है ना, वो कंपोनेंट उसका ऑनर बन जाता है, उसका ऑनर बन जाता है। सिर्फ वही चेंज कर सकता है, उसे किसी और को इख्तियार नहीं है कि वो इस कंपोनेंट के डाटे को चेंज कर सके। लेकिन दूसरे कंपोनेंट्स को ये पास कर सकता है, जिसको सिर्फ डिस्प्ले करवा सकते हैं, फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, जो मर्जी करें, लेकिन म्यूटेट नहीं कर सकते। प्रॉप्स आर स्टेट इम्यूटेबल है, डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं होनी, जब भी अपडेट करना है कॉपी बना के दें। लेकिन जिसको प्रॉप्स दे दी तो प्रॉप्स जो है वो उसके लिए रीड ऑनली, उसका कोई ऐसा तरीका है ही नहीं, कोई ऐसी स्टेटमेंट है ही नहीं कि ये कंपोनेंट को जो मैं डाटा पास कर रहा हूं तो ये कंपोनेंट मेरा एक सेफ कंपोनेंट है, इट्स अ सेफ फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं प्योर फंक्शन। टेक्निकल टर्म क्या है? प्योर फंक्शन, जो अपने जो उसको पैरामीटर्स को मॉडिफाई नहीं करता, यानी बेज़रर फंक्शन है। आपने डाटा दे दिया, इसके बाद अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट लिखूं, मुझे पता है कि जो ये वैल्यू है यही रहेगी, इसकी जरूरत नहीं कि मेरे डाटे को छेड़ सके, इसने जो कुछ भी किया होगा इसके अंदर ही, ये नॉट मॉडिफाइड। तो जो है वो, अब पहली तो बात ये है कि ये लाइन क्या एरर देगी? प्रॉप्स आर रीड ऑन। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आए और इसको हम क्लिक करें, अब ये ऐप कंपोनेंट था, हम यहाँ पे ज़रा वर्ड भी लिख लेते हैं, ये है ऐप कंपोनेंट, और नेक्स्ट आ गया माय कंपोनेंट, राइट। तो अब ऐप कंपोनेंट में नहीं है, तो फर्दर आपके ज़हन में ज़रा स्ट्राइक करे प्रॉपर बात, HR एक हॉरिजॉन्टल रूलिंग लाइन लगाता हूँ कि इसके नीचे एक ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग, ठीक है जी। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन वह एरर नहीं आ रही, प्रॉप्स आर नॉट रीड ऑनली। अगर मैं कंसोल में जाऊं, कंसोल में, तो यहां पे मुझे आ रही है कि यहां पे अगर कैन नॉट असाइन रीड ऑनली प्रॉप एक्स ऑफ दिस कैन नॉट असाइन, आप ये रीड ऑनली प्रॉपर्टी है वो कहता है। यानी एरर जो है, जो आपको यूआई को पूरी आपकी वेबसाइट को ब्रेक कर दे, एक वो एरर का लेवल है। एक एरर का लेवल है जो रेड कलर में नहीं आता, वही ऊपर आ रहा होता है उसी तरह से रूटीन में ब्लैक में, वो नॉन इंट्रूसिव एरर है, ऐसी एरर जो ज़्यादा खतरनाक नहीं। रिएक्ट में रेड कलर में जो एरर्स हैं, इनका मतलब है कि हो सकता है रिएक्ट अगले वर्जन में इसको प्रॉपर कंपाइल टाइम एरर करार दे दे। तो अगर आप ऐसी हरकत कोड में कर रहे हैं तो इससे बाज आ जाए, वो रेड में लिख के आपको बता रहा है कि ये आपका कोड स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, और फिलहाल हम इसको ब्रेक नहीं कर रहे, बट इट इज़ अ क्रिटिकल वार्निंग, ठीक है। तो रेड, आप हमें कंसोल को भी एज अ डेवलपर आपको देखना चाहिए कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई जो है रेड वार्निंग तो नहीं, उसको भी आइडियली आपको रिमूव करना, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं क्लियर कर लूँ, ये 7 बटन है रिस्पॉन्सिव के आगे, तो मैं क्लिक करता हूँ तो वो जो है यहाँ पे बता रहा है। अगर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने यूआई ही ऐसी बनाना चाहता हूँ कि ये अपडेट की लॉजिक यहाँ लिखूँ, डाटा यहाँ से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में शेयर करूँ। बस का हमारा जो इंटेंशन इस तरह से होती है, और ये अक्सर इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें, कि हमने एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स बनाए और हमने डाटा ये जो है मल्टीपल में शेयर कर दिया, ठीक है जी। मल्टीपल कंपोनेंट्स में डाटा शेयर कर दिया, तो अगर इनमें से कोई भी चेंज करना चाहे वो नहीं चेंज कर सकता अगर, तो फिर तो यहाँ भी काम नहीं चलेगा। ये जो ऐप मैंने बनाई है, मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंट जो है वो इसमें डिवाइड कर दिया, और मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने अलहदा ऐप, इस ऐप में ये यहाँ तक एक फंक्शन में क्वेश्चन का कंपोनेंट बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन को मैं ऑप्शंस पास कर दूँ प्रॉप्स में, जब नेक्स्ट करें तो अगला क्वेश्चन उसको पास कर दूं, और वो क्वेश्चन को जो है वो जो पास किया उसको मॉडिफाई कर सके, उसमें नोट कर सके कि आंसर क्या है। तो हाउ कैन वी अचीव दिस? तो उसके लिए फिर जो है तरीका क्या है? अब इसके लिए जो वे है वो देखें क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे डेटा है,
इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में पेरेंट में मैंने चाइल्ड को प्रॉप्स में दिया और मैं चाहता हूं कि चाइल्ड उसको अपडेट कर सके लेकिन रिएक्ट टोकरी नहीं कर सके, तो उसका फिर मैकेनिज्म ये है कि चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट को नोटिफाई करे, ये उससे रिक्वेस्ट करे वापस कि भाई ये जो तुमने प्रॉप भेजी है तुम इसे अपडेट करो। यू कैन सबमिट अ रिक्वेस्ट टू अ कंपोनेंट फ्रॉम वेयर यू रिसीव्ड दिस डेटा कि यार इसको अपडेट करके मुझे जरा दो। अगर मैं नहीं कर सकता तो जिसने भेजी है मुझे प्रॉप, मैं उससे तो कह सकता हूं अच्छा तुम तो कर सकते हो ना, तुम्हारी तो स्टेट है, तो तुम इसको अपडेट करके। तो यहां पे हम एक फंक्शन बनाते हैं जो अब इसका टिपिकली यहाँ पे जो रिएक्ट के मेन कॉन्सेप्ट्स है ना, इसमें इसको बोलते हैं इन्वर्स डेटा फ्लो। ठीक है जी, ये यहाँ पे लास्ट पे करके ये आ रहा है, दैट्स व्हाट वी कॉल इन्वर्स डेटा फ्लो। इन्वर्स डेटा फ्लो क्या है कि डेटा हमेशा रिएक्ट में टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, यानी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर किया, इस कंपोनेंट में कोई प्रॉप या स्टेट में कुछ डिक्लेयर किया है, तो ये कोई ऐसा तरीका रिएक्ट ने नहीं दिया कि चाइल्ड वापस पेरेंट को डाटा पास कर सके। हमेशा जो टॉप लेवल पे या जो पेरेंट कंपोनेंट है वही चाइल्ड को पास कर सकता है और वो प्रॉप्स में रख के पास करेगा। अगर चाइल्ड में एक स्टेट है और वो पेरेंट में पास करना चाहूं, रिवर्स नहीं हो सकता। यानी अगर मैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ x की जगह y, तो ये y मैं वापस किसी जो यहाँ पे ऐप है, ये जो ऐप है जो मुझे रेंडर कर रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये कंपोनेंट इस ऐप को नहीं किसी तरीके से अपना डेटा जो इसके अंदर डिक्लेयर्ड है भेज सकता। इसको हम कहते हैं रिएक्ट में वन वे डाटा फ्लो है। डाटा हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, यानी लॉजिक आप इसी तरह बनाते हैं कि जो आपको डाटा इन तीनों कंपोनेंट्स में कॉमन चाहिए वो अगर आप इसमें डिक्लेयर कर देंगे तो वो इसमें नहीं पास हो सकेगा, ना सिबलिंग को पास हो सकेगा या पेरेंट को, बस इसी को या इसके आगे फर्दर चाइल्ड को हो सकेगा। तो अगर ऐसा डेटा जो आपको दो कंपोनेंट्स में चाहिए, लाइक मैंने यहाँ पे एक कार्ड शो किया है और उसका काउंटर में हेडर में शो कर रहा हूं, तो वो फिर मैं ना इसमें लिखूंगा ना इसमें, इनके कॉमन पेरेंट में यहां डिक्लेयर करूंगा ताकि वो प्रॉप्स में दोनों को पास हो। जब भी किसी ने अपडेट करना है तो मुझे वापस वो रिक्वेस्ट करे, मैं अपडेटेड फिर दोनों में वापस प्रॉप्स में इंजेक्ट कर दूं। तो डेटा हमेशा फ्लो होता है टॉप टू बॉटम रिएक्ट में, और जो डाटा टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा होता है वो रीड ऑनली होता है। उसको डाटा मिलता जरूर है लेकिन वो प्रॉप्स के थ्रू मिलता है और प्रॉप्स रीड ऑनली है। और अगर उसने प्रॉप में चेंज करनी है तो फिर एक डेवलपर्स ने मैकेनिज्म बनाया है कि उसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। अब देखें मैं कैसे जो है इस बटन के क्लिक पर ये स्टेट अपडेट करता हूँ, जो बटन यहाँ पे है जिसको प्रॉप्स में जो है वो पास हो रहा है, ये जरा देख लें गौर से। अच्छा, अगर इसी ने अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट अपडेट है। सिंटैक्स बहुत थोड़ा, थ्योरी इसकी ज्यादा है बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। जी अपडेट करने का एक लाइन की फंक्शन है, क्या होगा जी? अपडेट करना है, फंक्शन मैंने बना दिए यहाँ पे, क्या होगा जी? सेट एक्स और उसमें जो भी एक्स की वैल्यू उसमें क्या ऐड कर दो, +1। एक ही लाइन है इसलिए इसको आपको ज़रूरी नहीं कि इसको ब्लॉक में आप लिखें, लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख दें। अगर मल्टीपल है, एक ही है तो सिंगल लाइनर मैंने बना दिया। ओके, या चलें इसी तरह बेहतर आपको लगता है तो ऐसे रहने देते हैं, बहरहाल दिस नॉट इम्पॉर्टेंट वो सिंगल लाइनर है या कुछ भी है। सो आई हैव अ फंक्शन, ये फंक्शन अब यहाँ पे जो है वो इस फंक्शन को मैं चाहता हूँ इस बटन के क्लिक पे कॉल करना। ये फंक्शन ऑब्वियसली एक वेरिएबल में सेव है जो इसका लोकल वेरिएबल है, इसको एक्सेस नहीं। तो इसको एक्सेस देने के लिए मैंने कंपोनेंट को कहा भाई ये एक्स है, इसको डिस्प्ले करो, और अगर कभी एक्स में चेंज करना है तो अपडेट रिक्वेस्ट के लिए ये फंक्शन कॉल कर देना। तो मैं यहां से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया कि एक कंपोनेंट की प्रॉप्स में ना सिर्फ डाटा पास कर सकता हूं बल्कि फंक्शन भी पास कर सकता हूं।
जो ये कंपोनेंट कॉल बैक करेगा वापस इसे कॉल यहाँ पे भेज देगा जब भी उसे इस स्टेट को अपडेट करना है। तो मैं स्टेट को अपडेट करूंगा, ये स्टेट अपडेट होगी, ये कंपोनेंट री रेंडर होगा, तो ये प्रॉप्स में जा रहा है, ये भी री रेंडर होगा। तो इस तरह से काफी गोल चक्कर से घूम के रिक्वेस्ट आई। यानी आप इस ने फंक्शन दे दिया, कहा इसे कॉल कर देना, जब ये कॉल करेगा आपने स्टेट अपडेट की, क्योंकि स्टेट अपडेट हुई है तो ये सारा री रेंडर होगा, तो ये प्रॉप्स में री रेंडर हो जाएगा। तो फिर वापस पेरेंट इतना उल्टा घूम के रूट से वापस उसको डेटा देगा। लेकिन ये नहीं कि आप ये डायरेक्टली कर लें। तो यहाँ पे आ जाएं। अब ये अपडेट एक्स, ये एक्स नाम है वेरिएबल का। अपडेट एक्स क्या है, इसमें मैंने प्रॉप्स में, तो मैंने कहा था प्रॉप्स में आपको कभी डाटा पास करना होता है, कभी फंक्शन भी पास कर सकते हैं। एक प्रॉप्स में एक कंपोनेंट भी पूरा पास कर सकते हैं। यू कैन पास एनीथिंग इन प्रॉप्स, ये याद रखें, जो भी आपको लॉजिक में लगे। अब यहाँ पे मैं जो है वो आऊँगा, यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर मेरे पास एक्स में वो डेटा है जिसको मैंने डिस्प्ले कर लिया। अब इस बटन के क्लिक पे प्रॉप्स में एक फंक्शन है जो मैं कॉल करूंगा हियर जी। तो ये लाइन जो है इसकी जगह क्या लिखूंगा, बोले प्रॉप्स शाबाश डॉट अपडेट, और ये फंक्शन कॉल कर दिया। तो असल में इसको मैं ये कह सकता हूं कि इस बटन पे जब क्लिक होता है तो आप वापस पेरेंट को नोटिफाई कर रहे हैं। तो जब भी आप चाहें कि ये चाइल्ड आपका जो है वो आपकी स्टेट को अपडेट कर सके या कोई आपका फंक्शन कॉल कर सके, तो उसको एक्सेस तभी होगी अगर आपने वो फंक्शन भी उसको प्रॉप्स में दिया होगा, ताकि वो मुनासिब वक्त पर ये टाइमर कुछ देर बाद या फौरन इसको कॉल कर ले। ओके, तो अब हम देखते हैं कि असल में अब ये एक्स है और इसको यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसमें भी आप शो कर दें, देखें एक्स की वैल्यू, लेकिन अपडेट कौन कर रहे हैं, माई कंपोनेंट। अब यहाँ से जो है वो अगर हम इसको रीलोड करें और इसको इंक्रीमेंट करूँ तो ये दोनों जगह इंक्रीमेंट, लेकिन ये कितने मतलब बाहर ये छोटी सी बात लग रही यहाँ पे, लेकिन बहुत एक लेंथी रूट से आ रही। लेकिन क्योंकि रिमोट नहीं चल रही, लाइव भी प्रोजेक्ट है, तो ये उसी मशीन पे ही रन हो रही है, सारी रेंडरिंग क्लाइंट साइड पे ही हो रही है। एक ही प्रोसेसर जो बिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर रहा है, ये 200-400 स्टेटमेंट्स भी अगर मशीन लेवल पे बन जाए तो उसके लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम। ठीक है, इसलिए जो ही आप क्लिक करते हैं अपडेट इसमें हो रही, सारा काम ही जब क्लाइंट पे ही होना है, सर्वर ने आना ही नहीं, तो मेरी मशीन से ही हो रहा है ना। तो ये प्लस माइनस करना, तो आजकल के जो प्रोसेसर हैं एक सेकंड में इस तरह की बिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इतनी बेसिक सी। तो दिस नॉट समथिंग कि जिसको हम ये फिक्र करें कि ये डायरेक्ट क्यों नहीं एक्सेस दी गई, इतना लंबा रूट क्यों रखा गया। डायरेक्ट इसलिए नहीं एक्सेस दी गई कि डायरेक्ट ने इसको देखा है कि हु विल ओन दिस, कि आपका एक सेंट्रलाइज्ड कंपोनेंट बने। अच्छा, अगर आप एक और कंपोनेंट होगा वो भी इसको पास कर सकता है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आई। इस फंक्शन को, ये जो प्रॉप्स में आपने पास किया है, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। क्या बोलते हैं, क्योंकि वो चाइल्ड जो है उसको कॉल, जिस तरह टर्मिनोलॉजी तो जो है कैन अचीव वाया कॉल बैक फंक्शंस। ऑब्वियसली कॉल बैक फंक्शंस मैंने शॉर्ट करके लिखा है कि वो भी प्रॉप्स में। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, ये मैं आप लोग से शेयर कर दूंगा, ये भी कोड। इसको मैं जो है वो एक और, जब आपने डिवाइड कर देनी है लॉजिक डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो स्टेट तो एक ही जगह डिक्लेयर करनी है ना। अगर वो मल्टीपल जगह पे चाहिए तो जो को भी आपने स्टेट दे दी, तो फिर उसको अपडेट का फंक्शन कहाँ लिखें, ये आपकी कंफ्यूजन फिर आएगी। स्टेट सर पेरेंट में देनी होती है स्टेट अगर देखें, अगर आपको कोई ऐसा डाटा जो इसी में चाहिए, बाकी जो कंपोनेंट्स उनमें उनका कोई ताल्लुक नहीं, या उन्होंने सिर्फ उसको डिस्प्ले करना है, तो फिर यहीं आप डिक्लेयर करें। और अगर एक ऐसा कंपोनेंट है जो सिर्फ इधर ही चाहिए, तो जारी बात है वो टॉप पे से प्रॉप्स पे क्यों आ रहा है, वो इधर ही होना चाहिए, काफ़ी इजीली मैं जैसे मर्जी इसको मैनिपुलेट करूँ, फिर कॉल बैक फंक्शंस लिखूँ और इस तरह।
तो स्टेट जितना लोअर द ट्री मुमकिन हो आप डिक्लेयर करें, जितना लोअर द ट्री हो वो आप पॉसिबल हो उसको डिक्लेयर करें। लेकिन अगर मुझे एक ऐसा डेटा है दोनों जगह चाहिए, अभी मैं और भी एक दो एग्जांपल कराता हूँ, तो फिर मैं ना इसमें डिक्लेयर कर सकता हूँ ना इसमें, मैं फिर इनके कॉमन पेरेंट में ताकि प्रॉप्स के थ्रू दोनों में आ जाए। अच्छा यहाँ पे आ जाए जी, नेक्स्ट जो टॉपिक जो मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। अगर मैं छोटे से काम के लिए इतने लंबे फंक्शन के ओवरहेड में नहीं जाना चाह रहा, तो बनाना तो फंक्शन ही है, तो मैं इसमें काफ़ी सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ। लाइक ये x तो ये वैल्यू है, ये फंक्शन तो पहले ही बना हुआ है, अपडेट x कह लें, सेट x कह लें, तो इसमें कोई और लॉजिक नहीं, मैं इसी को कॉल कर रहा हूँ। तो क्यों ना मैं ये इसका सेटर फंक्शन ही उसके हवाले कर दूँ ताकि वो जो मर्जी ये लो स्टेट में कर दे। तो अगर आप समझते हैं कि ये स्टेट यहाँ पे बाकी जगह रीड ऑनली है, सिर्फ एक जगह से ही अपडेट होनी है, इसको कॉल बैक फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप उसे कहें भी ये लो x और ये लो सेट x। अगर तुम्हें कभी अपडेट करना हुआ तो तुम्हारे लिए रीड ऑनली है, तुम इस सेटर के थ्रू कर सकते हो। मैंने उसको x भी दे दिया और उसका सेटर भी दे दिया, ठीक है जी। तो मे बी देर इज अनदर कॉम्पोनेंट, उसको सिर्फ मैं जो है वो इसके बाद एक और कंपोनेंट है उसमें मैं चाहता हूँ सिर्फ ये रीड ऑनली हो, वहां पे मुझे सेटर पास नहीं करना। इन मल्टीपल कंपोनेंट्स है, जिस किसी एक जगह से अपडेट होनी, तो इट्स ऑल डिजाइन डिसीजंस दैट यू हैव टू मेक। अच्छा अब यहाँ पे आ जाए, सेट एक्स भी दे दिया, तो अब यहाँ पे प्रॉप्स में किस तरह करेंगे जी, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट सेट एक्स, यानी आपको जो ये कॉल बैक फंक्शन था ये नहीं बनाना पड़ा, आपने डायरेक्ट सेटर ही दे दिया। कॉल बैक ने भी तो ये काम करना था, तो क्यों ना इसी को दे दिया जाए कि वो इसके अंदर ही इस फंक्शन का रेफरेंस दे दिया जाए ताकि वो इस रेफरेंस से डायरेक्ट कॉल करे। तो अब जाहिर तो यहाँ पे जो है वो मतलब आपने कोई अपडेट का नहीं बनाया कॉल बैक फंक्शन, लेकिन यही एज अ कॉल बैक फंक्शन आपने दे दिया। लेकिन सर ये करेगा क्या, सेट एक्स को तो हमने कोई डिफाइन नहीं किया कि इंक्रीमेंट करे कि डिक्रीमेंट करे। हाँ सॉरी, ये ठीक है आपकी बात, आपने सेट एक्स करना क्या है ये तो हमने बताया ही नहीं, एब्सोल्युटली राइट। प्रॉप्स क्या करेगा जी, प्रॉप्स डॉट एक्स प्लस वन, फिर यहाँ पे वही फार्मूला आपने जो वैल्यू उसने सेट, प्रॉप्स डॉट एक्स प्लस वन। तो अब आप जो है इसको अगर देखें तो ठीक है जी। सो आज जब सेटर दे दिया तो यहाँ भी अगर होते तो यही करना था, सेट एक्स ने एक्स प्लस वन करना था उसने, प्रॉप्स डॉट एक्स प्लस वन। अच्छा अब थोड़ा सा मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो ये है कि प्रॉप्स में आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे इसको यही पे डी स्ट्रक्चर कर लें, एक्स और सेट एक्स। अब सिंटेक्स ज़्यादा इजी बन गया, हर जगह प्रॉप्स डॉट प्रॉप्स वैसे ही निकल गई, तो यहाँ पे ये भी निकल गई, और यहाँ पे प्रॉप्स डॉट लिखने की जरूरत नहीं, प्रॉप्स को डी स्ट्रक्चर कर। अब प्रॉप का वर्ड कहीं नहीं आ रहा, नॉर्मल तरीके से दो पैरामीटर पास हुए हैं, एक शो हो रहा है और ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आप इसको पैरामीटर को ही डी स्ट्रक्चर कर लें, इसमें से व्हाट यू एक्सपेक्ट इन प्रॉप्स ऑब्जेक्ट इज एक्स एंड सेट एक्स, इस नाम से प्रॉप्स, तो इस तरह से आप उसको पैरामीटर में ही डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा कम बॉयलर प्लेट बन जाता है, और प्रॉप्स डॉट बार बार नहीं लिखना पड़ता। बास इस तरह से भी डेवलपर लेते हैं इस स्टाइल को कि यहाँ पे प्रॉप्स लिख दिया और यहाँ पे आपने जो है वो हियर यू एक्चुअली डी स्ट्रक्चर, पहली लाइन पे आपने डी स्ट्रक्चर किया ताकि ये प्रॉप्स नहीं बाद में इन्हीं को यूज़ करें। यहाँ से बास के नज़दीक यहाँ ज़्यादा क्लैरिटी बनती है कि प्रॉप्स में आ क्या रहा है, या आप इधर ही इसको डी स्ट्रक्चर कर लें। इसके बाद आप प्रॉप्स को रेफर करने की बजाय डायरेक्ट उसको रेफर करें। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट वेज हैं जी जिसके थ्रू आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें
इस पर्टिकुलर जो असाइनमेंट है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अब कंपोनेंट्स क्या हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ना, ये एक क्वेश्चन बन जाए। दिस वन इज क्वेश्चन, एक कंपोनेंट ये ऑब्वियस होना चाहिए ताकि क्वेश्चन का अलग हो जाए, हेडर का अलग हो जाए, और ये बॉटम पे अलग हो जाए, ताकि हेडर को मैं इंडिपेंडेंटली मॉडल कर सकूं। अब हेडर में जो शो हो रहा है ये काउंटर, ये इंडेक्स जो है वो ये, और यहां जो क्वेश्चन शो हो रहा है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चंस आपने हार्ड कोड करने के बजाय एक अलग से क्वेश्चन बैंक डॉट जेसन में एक अरे ली, और जेसन फाइल में आप डबल कोट्स में कीज लेते हैं, राइट। और यू डोंट हैव टू नेम एनीथिंग, कि आप इसको किसी चीज़ का नाम रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह से रखें। इसमें कोई वेरिएबल वगैरह नहीं होता, जस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा जिस तरह से सर्वर से डाउनलोड होता है। द सेम फॉर्मेट द सेम वे यू विल गेट फ्रॉम सम सर्वर। अब सर्वर से जो डेटा आएगा वो इस तरह से है, और फिलहाल हमने इसी को एक डमी डेटा दे दिया, आईडी दे दिया हर एक को, इमेज दे दिया, स्टेटमेंट दे दी, और ऑप्शंस की अरे दे दी, और आंसर दे दी। अब ये जो पोर्शन है इसको मैं जो है वो रेंडर कर रहा हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट्स देखें, जो कंपोनेंट है क्वेश्चन का कंपोनेंट, और एक फीडबैक का कंपोनेंट है, और एक रिजल्ट का कंपोनेंट। ऑब्वियसली जो लास्ट वाला जो है वो इसके बाद अगर आप देखें तो ये रिजल्ट का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इटसेल्फ पहले जो है ऑन डिमांड ही ट्राई अगेन का बटन है, और डिटेल्स शो करता है, और CSV डाउनलोड का बटन दे रहा है। तो रिजल्ट का कंपोनेंट फर्दर सब डिवाइडेड है, ये ऊपर जो टॉप पे है, और ये जो नीचे इसके टेबल विद डाउनलोड लिंक का है, इस फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। तो कंपोनेंट्स के अंदर भी आप फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि ये डिटेल है, ये समरी है ओवरऑल। ये जो कंपोनेंट सामने नज़र आ रहा है सिर्फ इतना, ये क्या है, समरी कह दिया आपने, और ये नीचे क्या आ गया आपके पास, डिटेल। और इन दोनों को कंबाइन करके ओवरऑल ये पेज है जो कि पहले ये शो नहीं कर रहा होगा, जब क्लिक करेंगे तो शो करेगा। तो ये इनका जो कॉमन पेज है आमतौर पर उसको इंडेक्स कह लिया जाता है, index.js। तो वी हैव कंपोनेंट्स में रिजल्ट रिलेटेड कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बना लिया। तो इंडेक्स के अंदर यू आर गेटिंग समरी एंड डिटेल, और डिटेल तभी आती है जब आप बटन पे क्लिक करते हैं, और जो क्वेश्चन है, और फीडबैक। फीडबैक ये नीचे आप जैसे भी यूज़र को देना चाहें कि ये फीडबैक क्या है जी। फीडबैक में जब वो क्लिक करता है तो आप फीडबैक देते हैं कि ये करेक्ट है, लोडर आता है, और ये प्रोग्रेस बार है, और थोड़ी देर बाद वो नेक्स्ट लोड कर देता है, ठीक है जी। अब सबसे पहला जो टास्क होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि इसका नेक्स्ट टाइम जो भी असाइनमेंट दें शेप सब, उसका कंपोनेंट हायरार्की ज़रूर बना के आपने शेयर कर, ठीक है जी। दिस इज स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो यहाँ पे हम इसका कंपोनेंट हायरार्की बनाते हैं जी। सबसे ऊपर आप लोग ताकि फॉलो जो है, अगर आप कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस बनाते हैं, 5-6 बंदों को रखते हैं, तो आफ्टर सम टाइम यू बिकम सीनियर, तो आपकी जॉब होनी चाहिए कंपोनेंट्स चेक करें उसने सही बनाए हैं, प्रॉप सही तरह पास की, उसे ये अकल है कौन सी स्टेट कहाँ पे लेनी है, उसके आगे बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दिस डिसीजन नॉर्मली शुड बी मेड बाय सम एक्सपीरियंस पर्सन, क्योंकि उसे पता है कि ये चीज़ मैं यहाँ रीयूज़ करूँगा, ये वरना गलत बना लेगा तो बार बार ये लिखता रहेगा, टाइम वेस्ट करेगा। तो मैं उसे गाइड करता हूँ, यार ये तुम कंपोनेंट बनाओ, मैं बाद में तुम्हें बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा होगा, तुम्हें इतनी जगह ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन वो कंपोनेंट बनाने से अक्सर ये अवॉइड करेगा, यार अच्छा ये बना लिया तो ये कैसे अपडेट करूँगा, कहाँ से कॉल बैक भेजूँगा, क्यों, जब स्टेट उधर ही है, उधर ही उसको अपडेट करना सारा कुछ आसान लगता है एज अ बिगिनर, कि वाई आई शुड बी मेकिंग मल्टीपल फाइल्स, और हर फाइल के अंदर कंपोनेंट के फिर सब कंपोनेंट के फिर सब कंपोनेंट। तो उसको लगता है कि यार
कभी क्या चीज़ कहाँ इंपोर्ट हो रही है, कहाँ एक्सपोर्ट हो रही है, कहाँ प्रॉप्स में जा रहा है, कहाँ कॉल बैक प्रॉप्स है, ये झंझट में मुझे क्यों डाला जा रहा है, सीधा सीधा मुझे क्यों नहीं लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इन लार्ज प्रोजेक्ट यू विल बी हैविंग अ कंसिडरेबल सेविंग, आपकी बहुत ज़्यादा इन लॉन्ग रन सेविंग होगी, बहुत सी रीयूजेबिलिटी आ जाएगी, कोड बेहतर ऑर्गेनाइज हो जाएगा, डिफरेंट टीम मेंबर्स को डिफरेंट कंपोनेंट्स पैरेलल काम कर रहे हैं, हर कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली टेस्ट हो सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं। तो कंपोनेंट्स और स्टेट ही तो दिया रिएक्ट ने कॉन्सेप्ट देखें, और इसमें रिएक्ट का डिज़ाइन पैटर्न, बाकी तो सारी जावास्क्रिप्ट है। अभी जो हम कोड पढ़ रहे हैं, अगर असल में तो उसमें हम रूल ही पढ़े ना जी, फंक्शन भी पास कर सकते हैं, तो फंक्शन आपको पता है वो वेरिएबल में सेव है, तो वेरिएबल का नाम देना ही उसको रेफरेंस एक्सेस हो जाएगी, और उस फंक्शन को वो कॉल कैसे करेगा ये रिएक्ट ने थोड़ा ही बताया, ये तो जावास्क्रिप्ट बताया कैसे कॉल करेगा, कि वेरिएबल में भी है तो ऐसे ही कॉल करो जैसे आप आम तरीके से करते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन। तो अगर आप कंपोनेंट और स्टेट और प्रॉप्स इनको अच्छे तरीके से नहीं हैंडल कर रहे तो फिर आप में और जो सिंगल नॉर्मल कोडिंग कर रहा है जिसमें वो सारा कुछ एक ही जगह दिख रहा है उसमें फ़र्क नहीं। इसलिए जितने अच्छे आप के कॉन्सेप्ट्स होंगे, आप कंपोनेंट हायरार्की अच्छी डिफाइन ये कर सकेंगे। डेटाबेस का कोर्स जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है ना, उनको भी ये आदत होती है एक ही टेबल में सारा लिखना, उसे बार बार कहते हैं ईआर डायग्राम बनाओ, नॉर्मलाइज करो, एक ही टेबल के वो इतने बचुंगले टेबल बन जाते हैं, तो वो उसको लगता है कि ये बिल्कुल फजूल एफर्ट बन रही है छोटे छोटे काम के लिए इतने, फिर उसको पता चलता है अच्छा इससे कैसे रिडंडेंसी खत्म हो रही है। अगर मल्टीपल टेबल में चले गए तो रिलेशन कैसे होगा उसको पता चलता है, अच्छा प्राइमरी की फॉरेन की से आप रिलेट करने पड़ेंगे, ज्वाइन क्यूरीज लगानी पड़ेंगी, एक में ही होता तो सीधी सीधी क्यूरी लग जाती। मतलब जब कॉम्प्लेक्सिटी, जब आप सब डिवाइड करेंगे और ये आप फ़ायदे लेना चाहेंगे कि रीयूजेबल हो, एक वक्त में एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ और मेरे पास जो है वो ऑर्गेनाइज बेहतर तरीके से हो, तो फिर नए चैलेंजेस भी आएंगे। तो इनिशियली इसलिए जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी, कंपोनेंट्स जो आपको हमने कह दिए उसके बगैर नहीं आपने चलना, जो प्रॉप्स कह दिए हैं उसके बगैर नहीं। अगर आपसे उसमें नहीं हैंडल हो रहा तो सोचें कैसे करेंगे, मतलब डोंट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट कि सर वो आपने दो बनाए थे मैंने एक ही बना लिया, ये नहीं आपने करनी हरकत। जिस तरह से कंपोनेंट्स कहे जा रहे हैं उसी तरह से ही आपने डेवलप करने हैं, और अगर वैसे नहीं आपसे हैंडल हो रहा तो सीखना है फिर कहाँ पे आप गलत उसको जो है लिख रहे हैं लॉजिक। बट डोंट ट्राई टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम बाय मर्जिंग कंपोनेंट्स एंड मेकिंग इट एट वन। ठीक है, मतलब 3-4 को आप कहने नहीं सर बात एक ही आपने 3 में किया मैंने 1 में कर लिया, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाए, मैं कैटेगरीज रख दूँ, मैथ का क्विज लेना है, बायो का, फिजिक्स का, किसका क्या, मतलब मैं अगर कैटेगरी ये बढ़ाता जाऊँ, अगर सही कंपोनेंट्स रखे होंगे तो आप देखेंगे कितना आसानी से आप ये कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स इसमें एडजस्ट कर सकेंगे। अदरवाइज उसके लिए भी वही चीज़ सारी आप कोड कर रहे हो। तो आल्दो ये स्मॉल स्केल प्रॉब्लम्स होती हैं एकेडमिक्स में, ट्रेनिंग में, दे आर नॉट एज बिग एज अ रियल प्रॉब्लम इज, ठीक है जी। तो बट स्टिल आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरह से आप इसको अल्टीमेटली स्केल करते जाएंगे और वो आर्किटेक्चर आपका स्केलेबल हो। सो इस हवाले से जो है वो अब इसका कंपोनेंट ट्री क्या बना जी, ये हमारे पास जो है आ गया ऐप कंपोनेंट, यहाँ से टॉप पे क्या आ गया जी, ऐप कंपोनेंट। और ऐप, इस ऐप कंपोनेंट को जी आप अगर कोई गलत हो मुझे बता दीजिएगा ज़रा। यहाँ पे ये वाला आपने ऐप में लिखा हुआ है सीधा सीधा, ऐसे ही है जी, बल्कि इसको साथ साथ देखते जाते हैं। ये हमारे पास आ गया सबसे पहले ऐप कंपोनेंट। ऐप के अंदर जो है वो ये, अच्छा ऐप में आपने क्या शो करना है, ऐप में इस वक्त स्क्रीन में पहली स्क्रीन, मतलब एक जो स्क्रीन है या तो उस पर क्वेश्चन शो होगा या इस पे जो है वो शो होगा आपका जो रिजल्ट है, स्कोर बोर्ड होगा, डिपेंडिंग अपॉन के क्विज हैज फिनिश्ड और इज इन प्रोग्रेस। अगर क्वेश्चन प्रोग्रेस में है तो फिर
क्वेश्चन के कंपोनेंट को रेंडर करें, और अगर ख़त्म हो गया है तो अब ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन हम क्विज अभी चल रहा है या ख़त्म हो गया है? तो ऑब्वियसली आपको एक वेरिएबल में इंडेक्स देखना पड़ेगा और टोटल कितने क्वेश्चन हैं। जब तक वो इंडेक्स टोटल से कम है तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट लोड करें। जब वो ऑप्शन ले ले तो नेक्स्ट लोड करें। अभी भी 5 थे, अभी ये कम है इंडेक्स, नेक्स्ट लोड करें। वंस यू आर एट द एज तो उसके बाद नेक्स्ट लोड करने के बजाय उसकी समरी लोड करें। तो इनिशियली ऐप ने क्या रेंडर करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज वेयर यू आर। तो यहाँ पे इसलिए कंडीशनली रेंडर किया गया है कि क्वेश्चन ऐप में देखें आपके पास सबसे पहले तो CSS का बैकग्राउंड वगैरह जो भी इन्होंने लगाया कि आप इधर यू आर शोइंग रिजल्ट क्वेश्चन मार्क। अगर तो क्वेश्चंस की लेंथ इंडेक्स की इक्वल, इंडेक्स एक वेरिएबल है जो बताता है इस वक्त किस क्वेश्चन पे है, कौन सा क्वेश्चन में से इंडेक्स रेंडर हो रहा है। अगर इंडेक्स पे हैं तो रिजल्ट कंपोनेंट, अदरवाइज क्वेश्चन कंपोनेंट। ठीक है जी, इधर रेंडर रिजल्ट और रेंडर क्वेश्चन। अब ये जो इंडेक्स है, ये जो क्वेश्चन है, ये इतना ज्यादा शेड अरे है कि हर एक कंपोनेंट में इसकी जरूरत है हमें। ठीक है जी। सो रिजल्ट एंड क्वेश्चन ये हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पे हायरार्की में वी हैव 2 कंपोनेंट्स। वेरी क्लियरली यू कैन सी कि हमारे पास ये 2 कंपोनेंट्स हैं। इधर रिजल्ट ऐप जो रेंडर करेगी या तो रिजल्ट कंपोनेंट है, इसको जरा ट्रेस कर लेते हैं, या कौन सा कंपोनेंट है जी। जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट भी करवाई, अगर इस तरह से नहीं या कंपोनेंट वाइज नहीं की, वो दोबारा से करेंगे ताकि वो असल काम तो प्रैक्टिस कराना। क्वेश्चन कंपोनेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कंपोनेंट जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। राइटिंग एवरीथिंग के इसमें स्टेटमेंट आए, नीचे इमेज आए, ऑप्शंस आए, और जिस पे क्लिक करूं तो ये फीडबैक आए, एवरीथिंग पुटिंग इन क्वेश्चन कंपोनेंट। और इसी तरह रिजल्ट कंपोनेंट में भी काफ़ी चीज़ें हैं, उसको भी हमें सब डिवाइड करना पड़ेगा कि ट्राई अगेन करूं तो इधर आ जाए, डिटेल करूं तो ये आ जाए, सो। तो इनको अब फर्दर देखते हैं डिवाइड। क्वेश्चन आप यहाँ से देख चुके हैं कि रिजल्ट कंपोनेंट जो है वो आपके पास 2 में डिवाइड किया गया है। एक है रिजल्ट को अगर आप देखें फाइनल स्क्रीन को, ये ऊपर है समरी और नीचे डिटेल, समरी और डिटेल। सो समरी कंपोनेंट आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया डिटेल, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं, स्क्रीन नहीं शेयर हुई। जी जी मैं कर देता हूँ, समरी कंपोनेंट और यहाँ पे डिटेल कंपोनेंट। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आ जाए जी, रिजल्ट में हम आए तो रिजल्ट में आपने देखा इधर समरी और डिटेल, लेकिन समरी तो हमेशा ही आनी है। डिटेल अगर शो डिटेल के बटन पे क्लिक करें तो, सो दैट्स वाई अगर शो डिटेल पे क्लिक करें तो, राइट। तो हर जगह फिर वो कंडीशन आ गई कि शो डिटेल को लोकल स्टेट लिया है, प्रॉप्स में नहीं पास करवाया। क्या चीज़ प्रॉप्स में पास करवाई, कौन सी लोकल ली, दैट्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस। क्योंकि शो करना है या नहीं करना ये इस कंपोनेंट का, इस बटन का इंटरनल डिसीजन है, इसका किसी और से ताल्लुक नहीं, तो वो इसी के अंदर होनी चाहिए। दैट डजंट मेक सेंस कि आप ऐप मेरे को आके वहाँ से इसको करवाएं, अपडेट करना हो तो वापस वहाँ पे कॉल बैक करें, फिर वो री रेंडर करें। नो, इट शुड बी टेकन इन दिस कंपोनेंट लोअर इन द हायरार्की। ठीक है जी। तो ये आ गया क्वेश्चन की अब तरफ आते हैं हम।
समरी और डिटेल, और इसी तरह से क्वेश्चन में अगर आए तो क्वेश्चन में यू हैव रेंडर्स क्वेश्चंस डॉट मैप। अच्छा, क्वेश्चन को रेंडर कर रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट आ गई, इमेज आ गई और सारी ऑप्शंस को मैप कर दी। हार्ड कोड नहीं करना कि 4 है, मे बी 5 भी कर दें तो ये ऐसे कोड चलेगा, 6 कर दें, 2 कर दें, वेरिएबल हो। कोई क्लाइंट कहता नहीं मैं 6 ऑप्शन रखनी है, 4 रखनी है, अकॉर्डिंगली आपने सारी ऑप्शंस को मैप किया, इन क्वेश्चन को रेंडर करते हैं, स्टेटमेंट, इमेज, ऑप्शंस पे मैप लगाया, एंड फाइनली आपने यहाँ पे नीचे प्रोग्रेस बार लगा दी, और फीडबैक का जो जिसमें टाइमर शाइमर और करेक्ट है तो किस तरह से फीडबैक देनी है, फिर सो ऑन। तो फीडबैक का कंपोनेंट जो है वो ये भी वैसे इसी में ही कर देते हैं। एनीहो, अभी जो बन गया ठीक है जी। इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है, इसमें फर्दर क्वेश्चन में सारा यूआई बना हुआ है, लेकिन फीडबैक का एक सेपरेट कंपोनेंट। ये इस वक्त हायरार्की है जी इसकी ऑलमोस्ट। यहाँ पे हाउ यू राइट फीडबैक, ये कंपोनेंट हायरार्की इस वक्त बन रही है जो इस पर्टिकुलर ऐप की है, जिससे आपने अगर समरी में चेंज करनी, डिटेल के अंदर CSV लिंक और टेबल है, क्वेश्चन सारा रेंडर हो रहा है, फीडबैक फर्दर फीडबैक में एंड सो ऑन। सो जो डाटा आप यहाँ लेंगे ऐप में वो हर जगह एक्सेसिबल है, कहीं भी प्रॉप्स में आप पास कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या है, जो ऐप में डिक्लेयर करेंगे उसका फ़ायदा क्या है, कहीं भी आप प्रॉप्स में पास कर सकते हैं। अगर ऐप में जो लिया उसको डिटेल में चाहिए तो ऐप से प्रॉप्स में पास करेंगे रिजल्ट में, रिजल्ट से आगे पास करेंगे डिटेल में। ये डायरेक्ट इसको पास नहीं कर सकता, इसमें तो ऐप में तो अगर आप देखें तो जो है वो सिर्फ कंपोनेंट ही 2 है, या रिजल्ट या क्वेश्चन। तो इमीडिएट पेरेंट कोई पास हो वो फिर आगे जो इसे प्रॉप्स चाहिए वो अपने यूज करेगा, आगे पास करते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है, अगर ऐप में कोई चेंज आएगी तो पूरी आपकी एप्लीकेशन ही री-रेंडर होगी, क्योंकि यहाँ ये अगर चेंज होता है तो फिर हर जगह उसका इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर वो मुझे डाटा चाहिए सिर्फ रिजल्ट में था, यहाँ रख दूँ तो ये बेवकूफ़ी है कि ये खामखा री-रेंडर हो रहा होगा हर दफ़ा, हालांकि इसमें चेंज आने से सिर्फ वो पोर्शन इससे ही रेलिवेंट था। तो जो क्वेश्चन से रेलिवेंट चीज़ है वो सिर्फ यहीं पे लॉजिक लिखें, मतलब जितना लोअर द हायरार्की रहे उतना ही बेहतर, ताकि अगर यहाँ पे चेंज आए या रिजल्ट में वो क्लिक करता है तो सिर्फ ये सब री रेंडर हो। री रेंडर कम से कम हो, सिर्फ उतना ही पोर्शन अपडेट हो जितना जो है वो इफेक्ट हुआ है। यही एफिशिएंसी की टेक्निक, ठीक है जी। तो इस कंपोनेंट हायरार्की को देखते हुए अब आप लोगों ने जो है वो आगे बनाना है जी, और इसको सबमिट कर थोड़ा बहुत कंपोनेंट चेंज करना चाहें तो कर लें, लेकिन कंपोनेंट्स पे फोकस रखें, बढ़ा सकते हैं, कम नहीं इनसे करने आप। अगर फर्दर सब डिवाइड कर दें कि ऐप में जिस तरह हेडर अलग कर दें मजीद, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है जी। कि यहाँ पे आइडियली अगर मैं इसको बनाता हेडर का, डेफिनेटली कंपोनेंट अलग होता, ये हेडर को अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं आप। यहाँ पे ब्रांड वगैरह उसका जो कंपनी उसका लोगो शोगो और बाकी जैसे भी इसको डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है जी। तो इसको आप फर्दर जो है वो जितना मर्जी जो है सब डिवाइड कर दें, लेकिन ये मिनिमम कंपोनेंट्स हैं जो शेप्स आपने बनाए हैं। गॉट द पॉइंट। ये पिक्चर भी आपसे शेयर कर देते हैं ताकि जो है वो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंपोनेंट हायरार्की है या कंपोनेंट ट्री है, ये जो है वो आपके पास क्विज है आपका। पहले क्वेश्चन में पहले में ही ये सारी चीज़ें बतानी है, दूसरी दफ़ा आपको पता होगा कंपोनेंट्स में बनाना है, इसी तरह से चलना है, ठीक है जी। तो इसको आप लोग कंप्लीट करें आप, और फिर जो है वो देखते हैं जी इसमें क्या चैलेंज है। लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है ना उस पे आपने चलना है, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कि आप
जो है वो प्रॉपर अपने लॉजिक को डिवाइड करें, ऑर्गेनाइज करें, प्रॉप्स के थ्रू पास करें, कॉल बैक फंक्शन लें एंड सो। स्टिल यू विल फाइंड मैनी चैलेंजेस। अभी इसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो हम देख लेंगे, टाइमर का या CSV डाउनलोड का क्या कोड है। कोई बात नहीं, टाइमर के बगैर ही आप करें, यूँ ही क्लिक करो फ़ौरन आगे लोड हो जाए, आपको कोई रोक नहीं रहा होता। बात चीज़ें बाद में फिक्स कर सकते हैं आप, बट डजंट मीन कि ये साथ ही उसके होनी है। लाइक मैं क्लिक करता हूँ फ़ौरन नेक्स्ट आ जाए, बाद में प्रोग्रेस बार में लगा लेता हूँ। भाई हर कंपोनेंट पे आप काम करें, उसको इम्प्रूव करते रहेंगे। फिर मुझे सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया को ही अपडेट करना है जिसमें चेंज आ रही है, ठीक है ना। सो ये कंपोनेंट ट्री जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। असाइनमेंट टेक्निकली भी उसका कोड नहीं मैंने डिस्कस किया। यू शुड ट्राई योरसेल्फ वंस। इसको कल जो है वो फिर जो है वो दोबारा डिस्कस करते हैं, ओके। इसके बाद हमने इसको ले जाना है, वो आपने बना लिया MongoDB में इसका सारा और सर्वर पर आउट। इसको हम वन स्टैक की ऐप में फिर कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में। हम MongoDB में ये डाटा रखेंगे, वो इसमें से ये निकाल देंगे। अब ये जो हार्ड कोडेड यहाँ पे डाटा लिया हो, ये डाटा बेस से आ रहा होगा और नोड सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर से सारा डाउनलोड होगा, तो उसके मुताबिक ही ये सारा जो है वो चलेगा। 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने करने हैं, ये याद रख लें। और हर एक की नेचर मैंने मुख्तलिफ रखी ताकि आपकी लर्निंग मुख्तलिफ हो, यानी एक जैसे नहीं है पाँचों। ये बनाना ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग था। वह एक ही चीज़ को रटवाना थोड़ी बार बार, यानी एक में फॉर्म्स पे ज़्यादा काम रखा है, एक में API पे ज़्यादा काम रखा है, एक में कॉन्टेक्स्ट एंड रीडक्स स्टोर पे ज़्यादा काम रखा है। सो बेसिक चीज़ें तो थ्रू आउट ही चलनी है, स्टेट प्रॉप्स तो रहनी रहनी, ओके।